तो कल बेटा हम लोगों ने पढ़ा था खाद्य श्रृंखला के बारे में, ठीक है। खाद्य श्रृंखला क्या होती है एक बार बताओ मुझे। खाद्य श्रृंखला क्या होती है, कोई एक बताए। खाद्य श्रृंखला होती है कि जो भोजन होता है हमारा, उसका एक रेखीय स्थानांतरण क्या कहलाएगा, खाद्य श्रृंखला कहलाएगा, जो कि विभिन्न पोषक स्तरों के माध्यम से होके हो जाता है, ठीक है। तो खाद्य श्रृंखला कहलाता है। तो आज हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे फूड चेन्स के और डिफरेंट इकोसिस्टम में वो कैसे हो रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले फूड चेन्स यानी कि खाद्य श्रृंखला डिफरेंट इकोसिस्टम में, इन डिफरेंट इकोसिस्टम मतलब भिन्न प्रकार के पारतंत्र इन डिफरेंट इकोसिस्टम्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग बताओगे ट्रॉफिक लेवल आएंगे, यहाँ पे ट्रॉफिक लेवल्स मतलब खाद्य स्तर, ठीक है। यहाँ पे ग्रासलैंड इकोसिस्टम की हम बात करेंगे सबसे पहले। ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फिर एक पॉन्ड इकोसिस्टम की बात करेंगे, मतलब तालाब पानी तंत्र की पॉन्ड इकोसिस्टम, और अगला है ट्री पैरासाइट इकोसिस्टम, मतलब एक पेड़ और पैरासाइट मतलब परजीवी, पेड़ और परजीवी के मध्य जो इकोसिस्टम बनेगा उसके बारे में ट्री पैरासाइट इकोसिस्टम। इसको टेबल की फॉर्म में बनाओ। अब यहां मुझे ये बताओ, यहां पहला ट्रॉफिक लेवल क्या आएगा। अगर हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करें तो यहाँ पहला ट्रॉफिक लेवल क्या आएगा, यानी प्रथम खाद्य स्तर यहाँ पे क्या आएगा, पेड़ पौधे, ठीक है। उससे क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर। तो पहला जो स्तर आएगा वो होगा प्रोड्यूसर का, यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, उत्पादक, प्रोड्यूसर या ऑटोट्रॉप्स। क्लियर। तो ग्रासलैंड में जो ऑटोट्रॉप्स होंगे वो क्या होंगे, ग्रासेस, एंड हर्ब्स, छोटे छोटे पौधे जो जमीन में उगते हैं, लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे या थोड़ा उससे ज्यादा, वो हर्ब्स कहलाएंगे, ठीक है। पॉन्ड इकोसिस्टम में अगर बात करें तो प्रोड्यूसर कौन होगा, फाइटोप्लैंक्टन्स, पादप प्लवक। तो यहाँ ये बनेगा फाइटोप्लैंक्टन्स, यानी कि पादप प्लवक होने की वजह से। ट्री पैरासाइट इकोसिस्टम में जो प्रोड्यूसर का लेवल होगा वो क्या होगा, सिंगल ट्री, ठीक है, एक अकेला पेड़। सिंगल ट्री, ठीक। प्रोड्यूसर के बाद अगला स्तर क्या आएगा, हर्बीवोर, ठीक है। इसको डाउनवर्ड एरो देखिए, लिखो यहाँ पे, और नंबर 2 यहाँ पे हर्बीवोर।
हर्बीवोर्स को क्या होगा कहेंगे, इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, हर्बीवोर का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर। ब्रैकेट में लिख दो प्राइमरी कंज्यूमर। यहां बेटा अगर ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करें तो यहां प्राइमरी कंज्यूमर क्या होगा, कीड़ा होगा और कीट पतंगे होंगे। ठीक है, और चूहे हो सकते हैं। ठीक है, शू जो छछूंदर बोलते हैं वो भी होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, मकड़ी। मकड़ी तो एक तरीके से इंसेक्टिवोर हो गई मकड़ी। बकरी, हाँ मैं को मकड़ी, खरगोश, बकरी खरगोश सब आएगा। यहाँ पे क्या लिख दोगे, टिड्डा। टिड्डे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, ग्रासहॉपर। और कीट आ जाएंगे, कीट यानी इंसेक्ट्स। फिर रोडेंट्स आ जाएंगे। रोडेंट्स में कौन कौन आएगा, चूहे वगैरह या छछूंदर। मोल्स भी आएंगे इसमें कुछ। टिड्डा, कीट, रोडेंट्स। यहां पे क्या आएगा, पॉन्ड इकोसिस्टम की बात करें तो प्राइमरी कंज्यूमर यहां पे क्या होगा बेटा, फाइटोप्लैंक्टन को कौन खाएगा, जूप्लैंक्टन, प्राणी प्लावक। तो इसको हिंदी में लिखते हैं प्राणी प्लावक। ट्री पैरासाइट इकोसिस्टम की बात करें तो यहां प्राइमरी कंज्यूमर क्या आएगा, जो शाकाहारी होगा, हर्बीवोर बर्ड्स, शाकाहारी पक्षी। ठीक है, तो हर्बीवोर बर्ड्स। हर्बीवोर बर्ड्स यानी कि शाकाहारी पक्षी। ठीक है, फल फ्रूट खा रहे हैं या पत्तियां खाएंगे वो। अगला लेवल क्या आएगा यहाँ पे, ट्रॉफिक लेवल का, कार्निवोर का। लेकिन कार्निवोर में पहला क्या होगा, प्राइमरी कार्निवोर। प्राइमरी कार्निवोर। और इसका एक दूसरा नाम भी होगा, इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करें तो यहां प्राइमरी कार्निवोर कौन होगा, यहां आ जाएगा फ्रॉग, मेढक। ठीक है, और स्नेक्स भी आ जाएंगे। बाकी यहाँ पे पॉन्ड इकोसिस्टम की बात करें तो यहाँ पे प्राइमरी कार्निवोर क्या आएगा, पॉन्ड इकोसिस्टम की बात करें तो यहाँ प्राइमरी कार्निवोर आएगा यहाँ पे स्मॉल फिशेस। स्मॉल फिशेस। ठीक है, ट्री पैरासाइट इकोसिस्टम की बात करें तो प्राइमरी कार्निवोर यहां कौन आएगा, पैरासाइट्स। पैरासाइट्स कौन, जो पक्षियों के पंखों में छुप के रहते हैं, लाइस एंड बग्स। ठीक है, तो पैरासाइट्स। ब्रैकेट में यहां लिख दो लाइस, बग्स। ठीक है,
प्राइमरी कार्निवोर के बाद अगला ट्रॉफिक लेवल क्या होगा? सेकेंडरी कार्निवोर। ठीक, प्राइमरी कार्निवोर के बाद अगला ट्रॉफिक लेवल क्या होगा? सेकेंडरी कार्निवोर। सेकेंडरी कार्निवोर। और सेकेंडरी कार्निवोर को ही क्या बोलेंगे? टर्शरी कंज्यूमर। ब्रैकेट में लिख देना वहां पे, सेकेंडरी कार्निवोर, ब्रैकेट में लिख दो टर्शरी कंज्यूमर, यानी तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, यहां पे ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करें तो यहां सेकेंडरी कार्निवोर कौन आएगा? ईगल आ जाएगा। और मैंगूस, नेवला। मैंगूस। ठीक है, पॉन्ड इकोसिस्टम की बात करें तो यहां सेकेंडरी कार्निवोर क्या आएगा? लार्ज फिशेस। ठीक है बेटा, लार्ज फिशेस। और ट्री पैरासाइट इकोसिस्टम की बात करें तो यहां पे सेकेंडरी कार्निवोर क्या आएगा? हाइपर पैरासाइट्स। यहां पे क्या है? पैरासाइट। अगला लेवल क्या आ जाएगा यहां पे? हाइपर पैरासाइट। हाइपर पैरासाइट्स। और इसके ब्रैकेट में एग्जांपल लिखना। हाइपर पैरासाइट क्या क्या होते हैं? बैक्टीरिया, फंजाई, बैक्टीरिया मींस जीवाणु, फंजाई मींस कवक, और अगला एक्टिनोमाइसीट्स। एक्टिनोमाइसीट्स भी इसी है। एक्टिनोमाइसीट्स। एक्टिनोमाइसीट्स। ये चार्ट पता होना चाहिए। ठीक है, सर हाँ, ट्री पैरासाइट इकोसिस्टम है तो ये थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है। मतलब जो सिंगल ट्री है तो उनको तो जो हेर्बिवोर बर्ड से क्यों आएगा इसमें? मतलब सर और भी तो खा सकते हैं ये। बिल्कुल आ सकता है। मैंने तो मना करा कि हेर्बिवोर बर्ड ही आएगा। मैंने तो एक लिख दिया कि यहाँ पे हेर्बिवोर बर्ड आएगा। सर और भी जो खा और सकते क्या हैं वो भी है? आ हाँ, जो ट्री पे निर्भर है, पेड़ पे निर्भर है, केवल वही यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर शामिल करो। जैसे यहाँ पे मैंने हेर्बिवोर बर्ड लिख दिया। ठीक है, इसके अलावा जो पेड़ पे आश्रित है, लेकिन कंडीशन ये है कि वो क्या होना चाहिए? शाकाहारी होना चाहिए। ठीक है, ये चार्ट बन गया। ठीक है, बिठा दे इसको, बनाओ फटाफट। क्लियर बेटा? बन गया सबका? बन गया पीछे? अब चलो मुझे कुछ ये सोच के बताओ जरा, यहाँ पे अगर मैं प्रोड्यूसर लिख दूं और प्रोड्यूसर को खाने वाली क्या लिख दूं? कंज्यूमर। तो इनके अल्टरनेट मुझे नाम बताओ, क्या प्रोड्यूसर को क्या कह सकते हैं, कंज्यूमर को क्या कह सकते हैं? प्रोड्यूसर को क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफ को। ठीक है, ऐसे कंज्यूमर को क्या बोलेंगे? कंज्यूमर को क्या बोलेंगे? हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है, तो इसका अल्टरनेट नेम क्या होगा यहाँ पे? ऑटोट्रॉप्स।
कंज्यूमर का अल्टरनेट नेम क्या हो जाएगा यहाँ पे? हेट्रोट्रॉप्स या हिंदी में परपोषी। हेट्रोट्रॉप्स। इसको हिंदी में लिखेंगे परपोषी, और यहां हो जाएगा ये स्वपोषी। ठीक है। और प्रोड्यूसर को क्या बोलते हैं? उत्पादक। कंज्यूमर को क्या लिखेंगे? उपभोक्ता। ठीक। अब कंज्यूमर में कौन कौन आएगा जरा ये देखो, कंज्यूमर में कौन कौन आ सकता है? कंज्यूमर में क्या क्या आएगा? हार्बिवोर, यहां क्या आएगा? कार्निवोर, और यहां क्या आएगा? ऑम्निवोर। शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। ऑम्निवोर को क्या लिखते हैं? सर्वाहारी। कार्निवोर को अगर दोबारा डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्राइमरी कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर। तो ये अल्टरनेट नेम है जो कि पूछे जाते हैं, याद रखना। डिकम्पोजर्स का एक नाम और है, डिकम्पोजर्स को भी कुछ कहते हैं। देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, देखते हैं। डिकम्पोजर्स हिंदी में इसको बोलते हैं अपघटक। कभी कभी अगर आपको अपघटक नाम ना देके दूसरा नाम लिख जाए तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरा नाम क्या है इसका? सेप्रोट्रॉप्स। डिकम्पोजर्स को कहते हैं सेप्रोट्रॉप्स। और इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? मृतपोषी। मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करने वाले क्या हो जाएंगे? सेप्रोट्रॉप्स। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो याद रखना, ये टर्म्स याद रखना। इसके व्यंजन, इसके व्यंजन बोलते हैं। इसके व्यंजन का मतलब साफ सफाई करना, इसके व्यंजन। ठीक है। इसके व्यंजन का मतलब क्या होता है? साफ सफाई करने वाले। तो साफ सफाई कौन करेगा? डिकम्पोजर्स ही करते हैं। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे? इसके व्यंजन में बोलेंगे। ठीक है। चलो अगला हेडिंग है खाद्य जाल। यानी कि फूटवेयर। ये क्या होता है? खाद्य जाल क्या होता है? खाद्य श्रृंखलाओं का प्राकृतिक अंतर संबंध क्या कहलाता है? खाद्य जाल। खाद्य जाल क्या होता है बेटा? खाद्य श्रृंखलाओं का प्राकृतिक अंतर संबंध क्या कहलाएगा? खाद्य जाल। यहाँ पे लिख लो इसको, क्या होता है? खाद्य श्रृंखलाओं का प्राकृतिक अंतर संबंध क्या कहलाता है? खाद्य जाल में। यानी कि इसको इस तरीके से लिखोगे, इंटरलॉकिंग पैटर्न ऑफ interlocking pattern of various food chains in ecological communities.
इंग्लिश में बोलेंगे, जो सही लिखे, जो सही लगे वो लिखे, दोनों ही एक ही बात। इंटरलॉकिंग पैटर्न ऑफ वेरियस फूड चेन्स इन इकोलॉजिकल कम्युनिटीज, ये कहलाता है खाद्य जाल। देखो बेटा, अब यहाँ पे इसको एग्जाम्पल के तौर पे इस तरीके से देखो कैसे इंटरलॉक करते हैं। यहाँ पर A, B, C एंड D, इसको E, F, G, H, I, J, K और L, ठीक है। इसको सर्किल में कर दो, बनाओ। चलो यहाँ ध्यान दो, ये क्या है बेटा, एक फूड चेन है जो कि A से B की तरफ जा रही है, B से C की तरफ जा रही है और C से D की तरफ जा रही है। ये एक फूड चेन है, ठीक है। अगली फूड चेन क्या है, E से F की तरफ आ रही है और F से G की तरफ आ रही है और G से H की तरफ आ रही है। अगली फूड चेन क्या हो जाएगी, I से क्या होगा, J की तरफ और J से K की तरफ और K से L की तरफ, ठीक है। ये तो फूड चेन्स हो गई। अब मैंने बोला इंटरलॉकिंग मतलब आपस में कैसे गुथे हुए, इंटरलॉक का मतलब कहता है गुथे हुए, इस तरीके से फंसाओगे तो क्या हो जाएगा, इंटरलॉक। तो इंटरलॉक का मतलब है आपस में गुथी हुई चैनें क्या कहलाएंगी, फूड वेब कहलाएंगी। कैसे, ठीक है, इस तरीके से। क्या बन गया, ये फूड वेब बन गया। इसी को बोलते हैं फूड वेब, यानी कि कई खाद्य श्रृंखलाएं जब आपस में गुथ जाती हैं कुछ इस तरीके से, तो उसको क्या बोलेंगे, खाद्य जाल। ठीक, जरा इसको बनाओ। बन गया बेटा सबका। देखो अब एक इसका एग्जांपल रियल में देखते हैं कि वास्तव में कैसे हो रहा है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम की। सबसे पहले तो ग्रासेस जो कि क्या होंगी, प्रोड्यूसर होंगी, ठीक है। ग्रास को कौन खाएगा, ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर को कौन खाएगा, फ्रॉग। फ्रॉग को कौन खाएगा, स्नेक। और स्नेक को कौन खाएगा, हॉक। ये चील जिसे बोलते हो, गिद्धबाज जो भी है उससे हॉक। चील को हालांकि ईगल बोलेंगे, हॉक, ठीक है। अब इसी घास को कौन खाएगा, रैबिट। रैबिट कहाँ गया, फॉरेस्ट में। ये दूसरा इकोसिस्टम शुरू हो जाएगा यहां से, फॉरेस्ट। ठीक है।
फॉरेस्ट में आया ये, फॉरेस्ट में इसको कौन खाएगा? फॉक्स। और फॉक्स को अल्टीमेटली कौन फीड करेगा? लायन, ये लायन। ठीक है। रैट, रैट की बात करते हैं। ठीक, रैट को कौन खा रहा है? स्नेक। क्लियर? और यहां अगला इकोसिस्टम ना तो पॉन्ड इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर कौन होगा? फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स को कौन खाएगा? जूप्लैंक्टन्स। और जूप्लैंक्टन्स को कौन खाएगा? स्मॉल फिशेस। और स्मॉल फिशेस को कौन खाएगा? लार्ज फिशेस। क्लियर? अभी कैसे कनेक्ट करेगा? हॉक क्या करेगा? छोटी मछली को खाएगा। क्लियर? तो ये क्या बन गया? एक खाद्य जाल। तो ये हो गया एक हमारा फूड वेब। ये बेटा ग्रासलैंड इकोसिस्टम है यहाँ पे। ये हम इधर फॉरेस्ट में आ गए और यहाँ क्या होगा? पॉन्ड में आ गए। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये फूड वेब बना। बन गया? इरेज कर दो, बन गया सबका? चलो, खाद्य श्रृंखला के बाद, खाद्य जाल के बाद अगला टॉपिक है पारिस्थितिकी पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ठीक है, यानी कि इसको हिंदी में लिखो पारिस्थितिकी पिरामिड। ये कॉन्सेप्ट जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स की है, ये साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था और उनका नाम है चार्ल्स एल्टन। तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? एल्टन।
इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, इनको एल्टोनियन पिरामिड भी कहा जाता है। एल्टोनियन पिरामिड। क्यों कहा जाता है? क्योंकि साइंटिस्ट के नाम पे, ठीक है, किसने कॉन्सेप्ट दिया? एल्टन ने, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? एल्टोनियन पिरामिड। एल्टन के नाम पर। एल्टन के नाम पर इसको क्या बोलेंगे? एल्टोनियन पिरामिड। होता क्या है, जरा यहां देखो ध्यान से। विभिन्न पोषक स्तरों के बीच का जो संबंध है, और इसके जो संबंध होगा वो कैसा होगा? जैव भार, संख्या और ऊर्जा के संबंध में, ठीक है। जो विभिन्न पोषक स्तरों के बीच जीव भार, ऊर्जा और उनकी संख्या के बीच का जो संबंध है, उसका ग्राफिक निरूपण क्या कहलाएगा? एल्टोनियन पिरामिड या पारिस्थितिकी पिरामिड है। तो क्या हो जाएगा? विभिन्न पोषक स्तरों पर पाए जाने वाले जीवों का जैव भार, उनकी संख्या तथा ऊर्जा का ऊर्जा के संबंध के संबंध में ग्राफिक निरूपण क्या कहला रहा है? पारिस्थितिकी पिरामिड का पारिस्थितिकी पिरामिड, ठीक है। क्या हो जाएगा? विभिन्न पोषक स्तरों पर पाए जाने वाले जीवों का जैव भार, उनकी संख्या तथा ऊर्जा के संबंध में ग्राफिक निरूपण, इसको क्या बोलेंगे? पारिस्थितिकी पिरामिड, ठीक है। लिखो पढ़ो। ठीक है, जरा यहाँ पे देखो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें इसको इस तरीके से बनाने की, ये एक पिरामिड है, ठीक है। एक पिरामिड ये है, तो इसके आधार पे कौन आएगा और इसके टॉप पे कौन आएगा? जरा ये बात इंपॉर्टेंट है। आधार पे कौन आएगा? उत्पादक। तो पिरामिड का आधार चौड़ा होगा, ठीक है। पिरामिड का आधार चौड़ा होगा, जो कि उत्तरोत्तर क्या होगा? संकीर्ण होता जाएगा, ठीक है। और पिरामिड के सबसे टॉप पर कौन आएगा? टॉप कार्निवोर आएगा, ठीक है। टॉप कार्निवोर आएगा। तो यहाँ पे कौन आएगा बेटा? उत्पादक, शाकाहारी, और यहाँ पे कौन आएगा? प्राइमरी कार्निवोर, प्राइमरी कार्निवोर,
स्टाइल होता है। और यहाँ क्या आएगा? सेकेंडरी कार्डियल। और इसी को यहाँ क्या लिख देंगे? टॉप कंज्यूमर। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि पारिस्थितिकी पिरामिड पे उसके आधार पे सबसे पहले कौन आएगा, तो उत्पादक। अगर उत्पादक ना देखे हरे पौधे लिख देगा तो हरे पौधे, हरे पौधे ना देगा तो शाक लिख देगा तो शाक, शाक का मतलब होता है हर्ब्स, ठीक है, या ग्रासेस लिख सकता है। तो ये सारे क्या आएंगे? पारिस्थितिकी पिरामिड के आधार पर आएंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि पारिस्थितिकी पिरामिड के जो शिखर बनना है इस पे कौन होगा? टॉप पे मतलब, तो उच्च उपभोक्ता जो टॉप मोस्ट कार्निवोर होगा या टॉप मोस्ट कंज्यूमर होगा वो कहाँ आएगा? पिरामिड के शिखर पर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना ही बात है। इसको बना लो फॉर एग्जाम्पल, इसको बना लो। हो गया बेटा? देखो पारिस्थितिकी पिरामिड के प्रकार कितने होते हैं? 3 प्रकार के। तो इसके प्रकार देखो जरा, इकोलॉजिकल पिरामिड के प्रकार। इसके टाइप्स देखेंगे, कितने प्रकार का होगा? 3 टाइप्स का। ठीक है। नंबर 1 क्या लिखोगे यहाँ पे? पिरामिड ऑफ नंबर। यानी कि जैव संख्या का पिरामिड। हिंदी में क्या बोलोगे उसको? जैव संख्या का पिरामिड। अगला क्या है बेटा? पिरामिड ऑफ बायोमास। इसको हिंदी में लिखेंगे जैव भार का पिरामिड। जैव भार का पिरामिड। अगला कौन सा आएगा? पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी, इसको बोलते हैं ऊर्जा का पिरामिड। ठीक है। हो गया बेटा? चलो बात करते हैं पिरामिड ऑफ नंबर की। मिटा दें इसको। देखो बेटा, पिरामिड ऑफ नंबर को विभिन्न पारितंत्रों में देखेंगे कि ये सीधा कहाँ बनता है, यानी अपराइट। सीधे को क्या बोलते हैं? अपराइट। उल्टा कहाँ बनेगा? मतलब इन्वर्टेड। ठीक। तो पिरामिड ऑफ नंबर को सबसे पहले किसमें देखेंगे? यहाँ पे बना लेते हैं, ग्रासलैंड इकोसिस्टम।
ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जो पिरामिड ऑफ नंबर है या जैव संख्या का पिरामिड है, ये सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा? सीधा बनेगा। ठीक है, कैसे जरूर देगा? ये बेटा क्या है? ग्रासलैंड इकोसिस्टम, और ये क्या है? पिरामिड ऑफ नंबर। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर की बात कर रहे हैं, तो पिरामिड ऑफ नंबर जिसकी बात करेंगे वो है ग्रासलैंड इकोसिस्टम में। देखेंगे पहले कि जैव संख्या का पिरामिड ग्रासलैंड इकोसिस्टम में सीधा बनता है। तो यहाँ पे उत्पादक की संख्या जाहिर सी बात है उपभोक्ता से ज्यादा होगी। ठीक है, तो उत्पादक की संख्या क्या होगी? उपभोक्ता से ज्यादा होगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्रोड्यूसर। ठीक है बेटा, प्रोड्यूसर के बाद क्या आएगा? हर्बीवोर। ठीक है, तो हर्बीवोर यहां पे आएगा। और यहां पे क्या आएगा? प्राइमरी कार्निवोर। और यहां पे सेकेंडरी। सेकेंडरी कार्निवोर, और इसी को क्या बोलेंगे? टॉप कंज्यूमर। टॉप कंज्यूमर। ठीक है, क्या बोले? तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जैव संख्या का पिरामिड कैसा बनेगा? सीधा। तो क्या बोलेंगे इसको? अपराइट पिरामिड, यानी कि सीधा पिरामिड। अपराइट पिरामिड, और हिंदी में लिखो इसको सीधा। ठीक है, क्यों सीधा बनेगा? क्योंकि उत्पादकों की संख्या हर्बीवोर की तुलना में क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। हर्बीवोर की तुलना में प्राइमरी कार्निवोर की संख्या क्या होगी? कम होगी। प्राइमरी कार्निवोर की तुलना में सेकेंडरी कार्निवोर की संख्या क्या होगी? और कम होगी। तो इस प्रकार क्या होगा? ये पिरामिड सीधा बनेगा। ठीक है, बनाओ फटाफट से। और यहाँ पे एक लाइन लिख लेना, जो एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, यहाँ पे जैव संख्या का पिरामिड सीधा बनेगा। सीधा बनेगा। ठीक है, हो गया बेटा? प्लीज कर दूं? देखो, पिरामिड ऑफ नंबर हमने कहाँ देखा? अभी ग्रासलैंड इकोसिस्टम में। ठीक है, अब किस में देखेंगे? एक्वेटिक में देखो जरा। इसमें कैसा बनेगा पिरामिड ऑफ नंबर? सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा? इसमें सीधा बनेगा।
जैव संख्या का पिरामिड सीधा होगा। कैसे बनेगा सीधा तरह यहाँ देखो। देखो यहाँ पे क्या आएगा, फाइटोप्लैंक्टन, जिनकी संख्या जूप्लैंक्टन की तुलना में क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, जूप्लैंक्टन। जूप्लैंक्टन की संख्या की तुलना में छोटी मछली की संख्या क्या होगी, कम होगी, स्मॉल फिशेस। स्मॉल फिशेस की तुलना में बड़ी मछलियों की संख्या क्या होगी, कम। ठीक है, तो पिरामिड कैसा बनेगा, अपराइट। यानी सीधा पिरामिड। क्लियर? और फाइटोप्लैंक्टन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, उत्पादक हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, ये हर्बीवोर हो जाएंगे जूप्लैंक्टन। और स्मॉल फिशेस क्या हो जाएंगी, प्राइमरी कार्निवोर। और लार्ज फिशेस क्या हो जाएंगी, सेकेंडरी कार्निवोर। ठीक है, प्रेस को यूज करो। पिरामिड ऑफ नंबर को ही हम लोग देखेंगे ट्री इकोसिस्टम, ट्री इकोसिस्टम या ट्री पैरासाइट इकोसिस्टम देखिए। इसमें जो जैव संख्या का पिरामिड होगा, ये कैसा बनेगा, यहाँ पे यहाँ उल्टा बनेगा। जैव संख्या का पिरामिड कैसा बनेगा, और उल्टे के लिए यहाँ पे इंग्लिश का शब्द इस्तेमाल होता है, उसको बोलते हैं इन्वर्टेड। ये जरूर लिखेंगे, इन्वर्टेड। क्लियर? ठीक है, ये उल्टा है। प्रोड्यूसर कहाँ पे आएगा, यहाँ बताओ जरा। यहाँ पे प्रोड्यूसर यानी ट्री, प्रोड्यूसर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। अगर यहाँ प्रोड्यूसर कर देंगे तो उल्टा नहीं, सीधा नहीं हो जाएगा। क्यों, सिंगल ट्री की बात कर रहे हैं, सिंगल ट्री, सिंगल ट्री। ठीक है, ध्यान में रखना। यहाँ पे ट्री, सिंगल ट्री जो है वो कहाँ पे आएगा, ये तभी तो इन्वर्टर बनेगा। ट्री, हर्बीवोर बर्ड, की संख्या इससे ज्यादा होगी, लाइस एंड बग्स की संख्या और ज्यादा होगी, और
डिकम्पोजर्स यानी हाइपर पैरासाइट्स और ज़्यादा होंगे, हाइपर पैरासाइट्स। ये सही है, ठीक है। अब इसको बोलेंगे इन्वर्टेड। अगर जैसे तुम बता रहे थे अभी इसको, और यहाँ पे अगर इसको प्रोड्यूसर कर दोगे तो इसको घुमा के सीधा करोगे तब भी अपराइट हो जाएगा ना, तो इसको ध्यान रखना, यहाँ पे मिस अंडरस्टैंडिंग ना हो बिल्कुल। नहीं, यहाँ पे सिंगल ट्री की बात हो, केवल ट्री। तो ये कैसा है, इन्वर्टेड पिरामिड। बन गया। अब देखते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास नंबर 2 लिखते हैं। सेम पैटर्न रहेगा, ग्रासलैंड, एक्वेटिक और ट्री, ठीक है, पैटर्न सेम रहेगा। ये क्या है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ये क्या है, एक्वेटिक बीच वाला। अगर एक्वेटिक की बात करें फिर चाहे आपसे पॉन्ड का पूछा जाए, ओशन का पूछा जाए, रिवर का पूछा जाए, लेक का पूछा जाए, तो मींस एक्वेटिक, वो सभी एक्वेटिक में है, ठीक। और यहाँ पे क्या है, ट्री इकोसिस्टम लास्ट वाला, सिंगल ट्री। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में यहाँ पे क्या आएगा, सबसे आधार पे क्या आएगा, यहाँ पे उत्पादक, फिर उसके बाद क्या आएगा, हार्बिवोर, फिर प्राइमरी कार्निवोर और फिर सेकेंडरी कार्निवोर। जरा भरो फटाफट अपने आप इसको, क्या है इसको इस तरीके से भरो, सबसे आधार पे प्रोड्यूसर, हार्बिवोर, प्राइमरी कार्निवोर और सेकेंडरी कार्निवोर। देखो फटाफट। और ये पिरामिड कैसा बनना है, दिख रहा है सबको, इन्वर्ट अपराइट, अपराइट पिरामिड, यानी कि पिरामिड कैसा बनेगा, सीधा। एक्वेटिक इकोसिस्टम में जीव संख्या का पिरामिड कैसा बनेगा, उल्टा। और पिरामिड ऑफ नंबर बात कर रहे थे, वहां उल्टा किसमें बन रहा था, ट्री में, लेकिन यहां उल्टा किसमें बनेगा, एक्वेटिक में, ठीक है, इन्वर्टेड पिरामिड।
और ये ट्री वाले में क्या हुआ है यहाँ पे अपराइट। ठीक है, इनको भरो फटाफट। प्रोड्यूसर आएगा यहाँ पे हर्बीवोर, प्राइमरी कार्निवोर और ये सेकेंडरी कार्निवोर। 1 के ऊपर डिग्री का मतलब है प्राइमरी, 2 के ऊपर डिग्री का मतलब है सेकेंडरी। ठीक है, मैं आपकी बताऊंगा। तो प्रोड्यूसर, हर्बीवोर, प्राइमरी कार्निवोर और सेकेंडरी कार्निवोर। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। प्रोड्यूसर, अगर हम एक पौधे का या वहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन जितने भी होंगे, अगर उसकी तुलना करें, उन सबको इकट्ठा कर लें, फाइटोप्लैंक्टन जितने भी होंगे, ठीक है, उनको सुखा लें और उनका ड्राई वेट निकालें। ठीक है, तो जो उन पे फीड करने वाले जो जूप्लैंक्टन होंगे, उनकी तुलना में फाइटोप्लैंक्टन का जो वजन आएगा वो क्या होगा, कम होगा, यानी जीव भार उनका क्या होगा, कम होगा। ऐसे ही जो जूप्लैंक्टन है, अगर इनकी जीव भार के संदर्भ में तुलना की जाए छोटी मछलियों से, तो इनका वजन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ऐसी जो छोटी मछलियां हैं, अगर इनका जो जैव भार निकाला जाए और उसकी तुलना की जाए बड़ी मछलियों से, तो उसका जीव भार क्या होगा, कम होगा। इसीलिए क्या हो रहा है, एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो पिरामिड ऑफ बायोमास है वो कैसा बन रहा है, इन्वर्टेड। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो, तो यहाँ पे बेटा यही फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, स्मॉल फिशेस, लार्ज फिश। सिंगल ट्री, हर्बीवोर बर्ड, पैरासाइट, हाइपर पैरासाइट। बनो हाइपर साइट हो गया भाई, हाइपर पैरासाइट है। ठीक है, हाइपर साइट, हाइपर पैरासाइट, पैरासाइट। ठीक है, बायोमास का समझ में आ गया। इन्वर्टेड कहाँ बनेगा, एक्वेटिक में इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। बिठा दो, हो गया सब पे। अगला है तीसरा, पिरामिड ऑफ एनर्जी। ये कैसा बनेगा बेटा, बताओ। ये सभी पारितंत्रों में, चाहे कोई भी पारितंत्र हो, सभी पारितंत्रों में सीधा बनेगा। तो यहां पे लिख लो, एक लाइन में लिख लो, ऊर्जा का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड सभी पारितंत्रों में, ऊर्जा का पिरामिड सभी पारितंत्रों में हमेशा ऊर्जा का पिरामिड सभी पारितंत्रों में हमेशा सीधा बनता है, हमेशा सीधा बनता है। ठीक है, तो जितने पिरामिड बनाओगे हमेशा सीधा ही बनेगा। वजह क्या है सीधा बनने की, जरा कोई इसको बताएगा? बड़े जीवों को छोटे जीव नहीं खा सकते, छोटे को बड़े ये कोई मतलब
हाँ हाँ ठीक तो है, मतलब वही लिंक लिंकमैन के अनुसार जो 10% एनर्जी रूल है, अगर उसको फॉलो कराएं तो हर ट्रॉफिक लेवल पे जो उपभोग के लिए जो ऊर्जा बचेगी वो कितनी बचेगी? 10%, यानी कि हमेशा कम होती जाएगी। तो इसी वजह से ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा बनेगा? सीधा बनेगा, और शेष ऊर्जा ऊष्मा के रूप में वायुमंडल में क्या हो जाएगी? निर्मुक्त हो जाएगी। तो ये उसका कारण है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा क्यों बनता है, उसकी वजह ये है कि अपने निचले वाले ट्रॉफिक लेवल से अगर ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा? ऊर्जा की केवल 10% मात्रा ही अवेलेबल होगी और शेष क्या होगी? वायुमंडल में ऊष्मा के रूप में निर्मुक्त हो जाएगी। यही कारण है कि इसी वजह से ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? सीधा होता है। तो ये तो हो गया बेटा फंक्शनल एस्पेक्ट्स की हम लोग बात कर रहे थे। इकोसिस्टम की अगर फंक्शनल एस्पेक्ट की बात करी जाए तो उसमें पहला था प्रोडक्टिविटी, दूसरा हमने पढ़ा एनर्जी फ्लो। तो एनर्जी फ्लो में सबसे पहले हमने देखा था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि क्या होता है? हमेशा खाने के रूप में ऊर्जा का फ्लो होता है, 10% का नियम फॉलो होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है और थर्मोडायनेमिक के पहले और दूसरे नियम का अनुपालन करता है। इसके बाद हमने देखा था कि खाद्य श्रृंखला क्या होती है, एनर्जी फ्लो के तहत खाद्य श्रृंखला की बात की थी। फिर हमने बात की लास्ट में खाद्य जाल क्या होता है, और सबसे लास्ट में हमने बात की थी यहाँ पे इकोलॉजिकल पिरामिड की। तो ये किसके तहत आएंगे? एनर्जी फ्लो के तहत हमने देखा। अब जो फंक्शनल एस्पेक्ट के तहत अगला कॉन्सेप्ट आ रहा है वो है डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो फंक्शनल एस्पेक्ट में ही अगला जो कॉन्सेप्ट आएगा डिकम्पोजिशन का कॉन्सेप्ट है। आपको घंटा ठीक है, आपको बेटर नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जो जटिल कार्बनिक अणु हैं उनका टूटना सरल या सीधे सीधे कह सकते हो कि इनऑर्गेनिक एलिमेंट में, ठीक, यानी कि जटिल कार्बनिक पदार्थों का किसमें टूटना? इनऑर्गेनिक पदार्थ में टूटना या इनऑर्गेनिक एलिमेंट में टूटना क्या कहलाएगा? अपघटन कहलाएगा। और ये किसके माध्यम से होगा? डिकम्पोजर्स के माध्यम से होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर है हमारे ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है? इनऑर्गेनिक एलिमेंट। इनऑर्गेनिक मैटर लिखो या एलिमेंट लिखो, एक ही बात, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इनऑर्गेनिक में क्या हो जाएगा? CO2, वाटर एंड क्या हो जाएगा यहाँ पे? न्यूट्रिएंट्स। CO2 ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है? CO2 ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है? कितने लोग ऑर्गेनिक वाले, कितने लोग इनऑर्गेनिक वाले? इनऑर्गेनिक है बेटा, CO2 इनऑर्गेनिक है। कहीं भी अगर केवल सिंपल ये सोचो कि कार्बन है वहां पे और ऑक्सीजन है, तो इसको अगर ऑर्गन की मतलब एक तरीके से ऑर्गेनिक मान लेना, ये सही नहीं है, ये अधूरी परिभाषा है। वहां पे पूरी परिभाषा में क्या हो जाएगा कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इनकॉर्पोरेट होने वाले ऑर्गेनिक कहलाते हैं। हमारी बॉडी में कहीं CO2 इनकॉर्पोरेट नहीं होती, मतलब पाई नहीं जाती, टिश्यू में मतलब पाया जाना, ठीक है, नहीं होती। तो CO2, H2O और न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स में जैसे कि कैल्शियम हो गया, सल्फर हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया और ETC हो गया, ठीक। तो इनमें टूटेगा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, एक शब्द और कॉम्प्लेक्स, और इसको तोड़ेगा कौन? डिकम्पोजर्स, ठीक है। और ये प्रोसेस क्या करा रही है? पूरी डिकम्पोजिशन, ठीक है। अच्छा, एक चीज यहीं पे देख लो, डिकम्पोजर्स इन प्रेजेंस ऑफ किसके? ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। डिकम्पोजिशन की प्रोसेस हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी, ठीक है।
हो गया बेटा, सबका हो गया? चलो जरा सुन लो बस केवल। केचुआ क्या होता है? केचुआ भी तो एक तरीके का डिकम्पोजर होता है, ठीक है? क्या करता है? मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, साथ में जो पत्तियां जमीन पे गिरती हैं उनको कुतर कुतर के देखा होगा छोटा कर देता है, मीन्स कि उसका डिकम्पोजिशन कर रहा है। फर्दर डिकम्पोजिशन कौन करेगा आगे? इससे छोटा कौन बनाएगा? बैक्टीरिया बनाएगा, फंजाई बनाएगा, और मैट्रिक्स। तो ये आगे और डिकम्पोजिशन करेंगे तो क्या बनेगा? ह्यूमस बनेगा। ह्यूमस का और डिकम्पोजिशन होगा तो क्या बनेगा? मिनरल्स बनेगा, ठीक है? तो इस तरीके से पूरी प्रोसेस चलती है। तो इसमें स्टेप्स ऑफ डिकम्पोजिशन केवल लिख लो क्या होता है। स्टेप्स ऑफ डिकम्पोजिशन, हमेशा याद रखना डिकम्पोजिशन जब भी होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होगा। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टेप्स यहाँ पे कितने हैं? 5 स्टेप्स हैं। एज पर एनसीईआरटी के हिसाब से यहाँ पे 5 स्टेप्स दिए हुए हैं, ठीक। यहाँ पे जो पहला स्टेप आएगा वो होगा फ्रेगमेंटेशन। और हिंदी में बोलते हैं इसको खंडन। लीचिंग, हिंदी में बोलते हैं निच्छालन। अगला है कैटाबॉलिज्म। हिंदी में बोलते हैं इसको अपचयन। फिर है ह्यूमिडिफिकेशन। ह्यूमस भवन मतलब ह्यूमस का बनना, ह्यूमिडिफिकेशन मतलब ह्यूमस का बनना, ठीक है? ह्यूमस का बनना, अपचयन। ह्यूमस का बनना। और लास्ट है यहाँ पे मिनरलाइजेशन। खनिज भवन यानी खनिजों का बनना, फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स। खनिज भवन, भवन का मतलब है उत्पत्ति होना, ठीक है? भवन बिल्डिंग वाला नहीं है, भवन का मतलब बनना। तो ये क्रमिक स्टेप्स हैं। पहले फ्रेगमेंटेशन ही होगा, फिर लीचिंग होगी, फिर कैटाबॉलिज्म और फिर ह्यूमिडिफिकेशन, देन मिनरलाइजेशन। ये क्रम ऐसे ही याद रखना। ये नहीं कि पहले क्या हो जाएगा, लीचिंग हो जाएगी फिर फ्रेगमेंटेशन होगा, ना। पहले फ्रेगमेंटेशन आएगा, फिर लीचिंग होगी, फिर कैटाबॉलिज्म होगा, फिर ह्यूमिडिफिकेशन, देन मिनरलाइजेशन। तो ये स्टेप्स जो है क्रमिक तौर पर याद रखना। हो गया? केवल स्टेप्स के नाम ही लिखेंगे, इनको फर्दर डिस्क्राइब नहीं करेंगे क्योंकि इससे ज्यादा करने को मुश्किल रहेगा। वैसे तो है, इसको अगर देखा जाए तो एक स्टेप पढ़नी, लेकिन नहीं, हम यहाँ पे नहीं इतना हमारे काम का था उनके लिए। हो गया बेटा? रेस्ट अब जरा एक छोटी सी बात इसमें और पढ़ना है कि जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन है, मतलब अपघटन की जो दर है, ऑर्गेनिक पदार्थों के अपघटन की दर है, ये किस पे डिपेंड करेगी, ठीक है? तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन जरा यहाँ पे देख लो। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन यानी कि अपघटन की दर।
ये निर्भर करेगी नंबर 1 केमिकल कंपोजिशन ऑफ द डेट्राइटस, मींस जो ऑर्गेनिक मैटर है उसका रासायनिक संगठन क्या है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ द डेट्राइटस मतलब जो ऑर्गेनिक मैटर है या डेट्राइटस है उसका रासायनिक संगठन क्या है। तो यहां लिख दूं डेट्राइटस के रासायनिक संगठन 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 ठीक है। अगला क्या हो जाएगा जलवायु कारक, ठीक है। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन एक अगला फैक्टर उस पर डिपेंड करेगा, उसको क्या है जलवायु कारक। तो ये दो कारक का बेटा यहाँ नाम याद रखना है। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो है डेट्राइटस की रासायनिक संगठन पर और दूसरा है जलवायु कारक पर, ठीक है। अगर इसको एग्जाम्पल के तौर पर सिर्फ देखें, अगर कोई ऑर्गेनिक मैटर में लिग्निन की मात्रा ज्यादा है तो उसका जो डिकम्पोजिशन है वो क्या होगा, धीमा होगा, ठीक है। लिग्निन मतलब वुड, लिग्निन मतलब होता है लकड़ी, यानी लिग्निन एक तरीके से लकड़ी में पाया जाता है, ठीक है। एक तरीके से केमिकल होता है लिग्निन, तो एक किसमें पाया जाता है, लकड़ी में, ठीक है। तो लकड़ी के अपघटन की दर क्या होगी, पत्ती की अपेक्षा ज्यादा होगी, देर से मतलब जो है डिकम्पोज होगा। ऐसे ही अगर किसी जगह ताप और नमी की मात्रा ज्यादा दें हम ऑर्गेनिक मैटर को, तो उसका डिकम्पोजिशन क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन जो है उसका तेजी से होगा, ठीक है। जो अपघटित होने की दर है वो इस तरीके से कह सकते हो कि ताप और नमी के द्वारा भी प्रभावित होगी, जो कि कैसा है, जलवायु कारक, ठीक है। ताप और नमी क्या है, जलवायु कारक ही तो है, ठीक है। तो याद रखना है कि जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन है डेट्राइटस के रासायनिक संगठन पर और जलवायु कारक पर निर्भर करते हैं, ठीक। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये था डिकम्पोजिशन। ऐसे ही फंक्शनल एस्पेक्ट्स में हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग इसको बोलते हैं पोषक चक्रण, और इसी के लिए एक नाम और इस्तेमाल होता है, इसको बोलते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, बायोजियोकेमिकल साइकिल, बायोजियोकेमिकल साइकिल, ठीक है। और इसको हिंदी में लिखेंगे, बायो मतलब जैव, जियो मतलब भू, केमिकल मतलब रासायनिक, और साइकिल मतलब है चक्र, ठीक है। जैव भू रासायनिक चक्र, यानी कि पूरा एक साथ पढ़ेंगे तो इसको बायोजियोकेमिकल साइकिल इंग्लिश में बोलेंगे, ठीक है। तो इसके दोनों ही नाम है, एक ही नाम है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग बोलो या बायोजियोकेमिकल साइकिल बोलो, एक ही बात है, ठीक। होता क्या है, जरा इसको सुनो पहले। पारितंत्र के विभिन्न घटकों के माध्यम से जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी साइक्लिंग होना या उनका मूवमेंट होना क्या कहलाएगा, पोषक चक्रण कहलाता है। किनके माध्यम से, पारितंत्र के विभिन्न घटक, घटक मीन्स बायोटिक एंड एबायोटिक। पारितंत्र के घटक की बात करें तो क्या होता है, एबायोटिक और बायोटिक, मीन्स पारितंत्र के विभिन्न घटकों के माध्यम से न्यूट्रिएंट्स का मूवमेंट होना, ठीक है, क्या कहलाएगा, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग कहलाएगा या बायोजियोकेमिकल साइक्लिंग, ठीक है। तो इसमें लिखो जरा, पारितंत्र के विभिन्न घटकों के माध्यम से, घटक के ब्रैकेट में लिखूंगा बायोटिक और एबायोटिक,
बाह्यतंत्र के विभिन्न घटकों ब्रैकेट में बायोटिक, एंटीबायोटिक ब्रैकेट बंद के माध्यम से पोषक तत्वों का प्रवाह होना पोषक चक्रण कहलाता है। पोषक चक्रण कहलाता है। पैराग्राफ बताओ। कोई भी जीवधारी अपनी विभिन्न जैविक क्रियाओं की जैसे जनन, गमन, गमन मतलब चलना, लोकोमोशन, उपापचय, इत्यादि के लिए विभिन्न पोषकों पर निर्भर रहता है। ठीक है बेटा। ये पोषक डैश भंडारण पूल ब्रैकेट में रिजर्वायर पूल तथा चक्रीय पूल ब्रैकेट में साइक्लिंग पूल में पाए जाते हैं। यहाँ पे नंबर करके थोड़ा सा रिजर्वायर पूल के बारे में देखेंगे। रिजर्वायर ठीक है। अगर इसकी तुलना की जाए साइक्लिंग पूल से तो ये तुलना में क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये बड़ा होगा यानी कि लार्ज होगा, ये बड़ा होगा। बड़ा है तो गति क्या होगी, इसकी धीमी होगी। बड़ा है तो गति क्या होगी, धीमी होगी, मींस स्लो मूविंग होगा। स्लो मूविंग मतलब धीमी गति से चलने वाला। ठीक है। बड़ा है, जब बड़ा है तो क्या होगा, स्लो मूविंग होगा मतलब धीमी गति से चलेगा। अगला पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा, ये नॉन बायोलॉजिकल होगा। नॉन बायोलॉजिकल मतलब इसमें जैविक चीजें नहीं होंगी। नॉन बायोलॉजिकल तो इसमें इतनी बटे याद रखनी। रिजर्वायर पूल में लार्ज है, स्लो मूविंग है और नॉन बायोलॉजिकल। ठीक है। साइक्लिंग पूल की बात करेंगे।
साइक्लिंग पूल कैसा होगा? स्मॉल, छोटा होगा। स्मॉल होगा। जब छोटा है तो इसकी गति क्या होगी? तेज होगी। ठीक है, तो फास्ट। और इसमें जैवी घटक पाए जाएंगे, मतलब ये बायोलॉजिकल होगा। तो ये थोड़ा सा रिजर्वायर पूल और साइक्लिंग पूल के बारे में जानकारी रखनी, बेसिक चीजें पता है कि लार्ज होता है रिजर्वायर पूल, बड़ा है तो स्लो मूविंग होगा और इसमें नॉन वायरल चीजें पाई जाएंगी। ठीक है, साइक्लिंग पूल की बात करें तो ये रिजर्वायर पूल की तुलना में क्या है? छोटा है, फास्ट मूविंग है, मतलब तेजी से गति करेगा और इसमें बायोलॉजिकल चीजें पाई जाएंगी। ठीक है, क्लियर? कितना हो गया? बेटा दो बेटा, इसको हो गया? हो गया? अच्छा, एक पॉइंट और देखो यहाँ पे, रिजर्वायर पूल के आधार पे, ठीक है, रिजर्वायर पूल के आधार पर क्या होता है? रिजर्वायर पूल के आधार पर पोषक, रिजर्वायर पूल के आधार पर पोषक दो प्रकार के की अवस्था में पाए जाते हैं। पोषक दो प्रकार की अवस्था में पाए जाते हैं। एक है सेडिमेंट्री और दूसरा है गैसियस। सेडिमेंट्री का मतलब है अवसादी और गैसियस का मतलब है गैसीय होता है। सेडिमेंट्री अवस्था यानी कि फेज और ये गैसियस फेज, फेज का मतलब है अवस्था। ठीक है, तो जो पोषक अवसादी फेज में पाए जाएंगे वो कौन कौन से आ जाएंगे? मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम। ये क्या होंगे बेटा? सेडिमेंट्री अवस्था, यानी अवसादी मीन्स चट्टानों में पाए जाएंगे। अवसादी का मीन्स एक तरीके से कह सकते हो कि ये चट्टानों में पाए जाएंगे। तो चट्टानों में पाए जा रहे हैं तो इनका जो लोकेशन होगा वो क्या हो जाएगा? अर्थ क्रस्ट यानी कि लिथोस्फीयर। तो ये कहाँ पाए जा रहे हैं बेटा? फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। इसी को बोलते हैं चट्टान मंडल या लिथोस्फीयर। ब्रैकेट में लिख लो, लिथोस्फीयर। अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा पोषक लिथोस्फीयर में पाया जा रहा है या पृथ्वी की क्रस्ट में पाया जा रहा है, तो ऑप्शन में अगर इसमें से कोई भी एक मिल जाएगा तो उसको टिक करोगे। ठीक है, आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सा पोषक लिथोस्फीयर या पृथ्वी की क्रस्ट में पाया जाएगा, तो ऑप्शन में अगर आपको इनमें से कोई भी एक मिलेगा तो आप इसको टिक करोगे। ठीक है, गैसियस फेज में जो पाया जा रहा है ये होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये गैसियस फेज में पाए जाएंगे। ठीक है, गैस में पाए जा रहे हैं, मतलब गैसियस अवस्था में पाए जा रहे हैं, तो ये अल्टीमेटली कहाँ मिलेंगे? इन एटमॉस्फेयर, मतलब वातावरण में मिलेंगे। तो कहाँ मिलेंगे? फाउंड इन एटमॉस्फेयर।
कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये कहाँ मिलेंगे? एटमॉस्फेयर में। मैग्नीशियम, Mg फॉर मैग्नीशियम, P फॉर फास्फोरस, S फॉर सल्फर, Ca फॉर कैल्शियम। ये पता है ना बेटा सबको? ये क्या क्या होता है, यह लिखा लो। ऐसा तो कोई नहीं बैठा है जिसको ये पता ना हो कि मैग्नीशियम, Mg फॉर मैग्नीशियम, P फॉर फास्फोरस, S फॉर सल्फर, Ca फॉर कैल्शियम। अगर ये किसी को नहीं पता है तो वहां लिख लो अभी, ठीक है? अगर किसी को नहीं पता है तो वहां लिख लो, ठीक है बेटा? तो ये हमने देखा कि सेडिमेंट्री फेज और गैसियस फेज में कौन कौन से हमारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं। अब क्या होगा, हम स्टार्ट करेंगे कार्बन साइकिल से, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे फास्फोरस साइकिल से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद वाटर साइकिल देखेंगे, मतलब H2O साइकिल देखेंगे, और लास्ट में क्या देखेंगे? नाइट्रोजन साइकिल। तो ये साइकिल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इन पे पूछे जाते हैं, इसको कल देखेंगे। जरा इसको पॉज करो।